नमस्ते, कैसे हैं सब? तो आज जो मैंने अपना टॉपिक सोचा था वो था अनफोल्ड द अनसीन। अब ये टॉपिक मैंने जानबूझ के इसलिए सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता भी होंगी। बहुत बार आपने गेस्ट लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो काफ़ी स्पीकर्स ने आपको ये बातें बताई भी होंगी। पर हर स्पीकर का एक बताने का तरीका होता है और कुछ नया उसमें डेफिनेटली ऐड होता है। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ नई बातें आपको बताऊं। एक्चुअली मैंने बी फार्म कंप्लीट किया 1988 में और एम फार्म कंप्लीट किया 1989 में। तुरंत ही मैं जॉब में ज्वाइन हो चुकी थी। तो अब मुझे ऑलमोस्ट 31-32 ईयर्स का प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट 29 ईयर्स टू 30 ईयर्स ये टीचिंग का यानी एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे अंडर ग्रेजुएट हो चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये सही समय है आप सबसे इंटरेक्ट करूं और मेरे जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, अनफोल्ड द अनसीन। अब हम सब जानते हैं कि मैं तो आपको देख नहीं सक रही हूँ और ना ही आप मुझे शायद देख पा रहे हो। क्लासरूम में अगर हमने ये इंटरेक्शन दिया होता तो शायद कुछ अलग तरीके का होता था ये। अब मैं एज गुड एज एक रेडियो जॉकी की तरह आपसे बात कर रही हूँ। आप सब रेडियो सुनते ही होंगे, आपके कुछ फेवरेट चैनल्स भी होंगे। और जब आप रेडियो सुनते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप करते हो या आप ध्यान में रखते हो वो सुनना, लिसनिंग। तो वही आपको अभी भी करना है क्योंकि ये क्लासरूम सेशन नहीं है, ये वेब सेशन होने के वजह से मैं एक जॉकी की तरह बात कर रही हूँ और आपने सुनना है। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि वहाँ बीच बीच में गाने भी बजते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आती है, वो यहाँ पे नहीं है। वैसे देखो तो ये एक एडवांटेज है, बट आपको ढंग से इसे सुनना है। अगर आप सुनोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप ले जाओगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। अब इस एक्सपीरियंस की बात करें तो जब भी कोई हम कॉलेज की बात करते हैं या इन जनरल बात करते हैं तो इस यूनिवर्स ने हमें ये चॉइस नहीं दिया है कि हम कैसे रहें या कैसे पैदा हों। हम में से कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ नाटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं। किसी में कुछ डिसेबिलिटी भी अनफॉर्चुनेटली हो सकती है। किसी के बाल बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के काले हैं, किसी के भूरे हैं, किसी की आंखें अलग हैं। तो ये कहने का मतलब ऐसा है कि ये चॉइस जो है ये हमें नेचर ने नहीं दिया है। हम किस कास्ट में जन्म लें, किस रिलीजन में जन्म लें, किस घर में जन्म लें, यहाँ तक कि हमारे माता पिता कौन हो, ये भी चॉइस हमें यूनिवर्स ने नहीं दिया है। तो ये चॉइस हमें न देने के बावजूद उन्होंने या नेचर ने हमें फिर भी एक बहुत बड़ा चॉइस हमारे साथ रखा हुआ है, वो है समय। समय सबको यूनिवर्स ने एक ही दिया है या समान दिया हुआ है। दैट मीन्स एवरीवन हैज द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन अ डे, दैट इज 24 आवर्स। इट इज जस्ट हाउ डिपेंड्स हाउ यू यूज इट। आप तेंदुलकर की बात कर ले, आप लता मंगेशकर की बात कर ले, कपिल देव की बात कर ले, या हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले, या हमारे चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव जी ठाकरे की बात कर ले, या आपके सर गोविंद सर की बात कर ले, या मैं विनीता काळे की बात कर ले, हम सबके पास यही टाइम फ्रेम है। यानी हमारे पास दिन में 24 घंटे ही हैं, आपके पास भी उतने ही हैं। तो यहाँ पे नेचर ने भेदभाव नहीं किया है। भले ही हमें वो चॉइस नहीं दिया कि हम कैसे बने या कैसे रहें, बट हमें ये चॉइस उन्होंने, यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हम सबको ये 24 घंटे इक्वली दिए हुए हैं। अब सिर्फ सवाल ये आता है कि आप इन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हो या उसका इस्तेमाल कैसे करते हो,
उस पे आपके जीवन का सक्सेस निर्भर होता है। मैं यहाँ पे समय के बारे में सिर्फ 2 चीज़ों को हाइलाइट करूँगी, जो शायद आपने आज तक कभी किसी स्पीकर से सुना नहीं होगा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये 2 चीज़ें हैं, जो मैं एक स्टोरी फॉर्म में या एक इवेंट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलो चलते हैं, जो पहला चीज़ मैं आपको समय के बारे में समझाना चाहती हूँ। आप सबके क्लास में आपका कोई दोस्त होगा, से उसका नाम क्या हो सकता है, चलो रमेश हम नाम रखते हैं, और उसकी एक गर्लफ्रेंड होगी। ये बहुत कॉमन है, हर क्लास में, हर एज ग्रुप में ये होता है कि एक बॉयफ्रेंड होता है या एक गर्लफ्रेंड होती है। अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड, लड़का है तो गर्लफ्रेंड। तो इस उम्र में आपका भी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो चलो हम इसकी एक कहानी सुनते हैं। तो आपका दोस्त है रमेश और आपकी सहेली है सपना। सो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो ये कॉलेज में एक दिन डिसाइड करते हैं कि शाम के 5 बजे, जो हमारे कॉलेज के पास वाला मॉल है, से कौन सा, वो टुली मॉल है या कोई भी मॉल पकड़ लीजिए, बर्डी का इटर्निटी मॉल पकड़ते हैं, वहाँ मिलते हैं। तो जब वो डिसाइड करते हैं कि हमने मिलना है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको एक्चुअली जवाब देना है कि रमेश ज़्यादा एक्साइटेड होगा ऑब्वियसली मिलने के लिए। तो वो इस मॉल में कितने बजे जाएगा? अगर मैं 5 बजे की बात करती हूँ, आप देखोगे कि रमेश कॉलेज से 4 बजे ही निकल जाएगा सपना को मिलने के लिए इटर्निटी मॉल में। यानी समय तय हुआ है 5 बजे का, पर वो 4 बजे ही निकल जाएगा। शायद वो अपने एग्जाम या सेशनल एग्जाम में भी कभी ऐसा नहीं करता होगा। अगर सेशनल एग्जाम का टाइम 11 बजे का है तो वो 11 बजे डॉट पहुंचेगा कॉलेज या निकलेगा घर से, और 11:10 को क्लासरूम के अंदर होगा। बट यहाँ पे कुछ मामला अलग है, उसे अपने सहेली से मिलना है, अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो वो 1 घंटे पहले अपने मॉल निकलता है मॉल को जाने के लिए। से अंदाजे 20-25 मिनट का रास्ता होगा। सो हम पकड़ते हैं 4:30 बजे वो मॉल में पहुंच गए। अब जब वो मॉल में पहुंच जाता है तो वो इधर उधर, उसको पता है वो समय से पहले आया हुआ है, तो वो इधर उधर टाइम पास करता है, एक जगह पकड़ता है, एक कोना पकड़ता है, वहाँ पे मोबाइल लेके बैठ जाता है और कुछ अपने फेसबुक से इंस्टाग्राम से ब्राउज करते हुए बैठता है। आप भी सब शायद ऐसे ही करते होंगे। 4:45 बज जाते हैं। आपको क्या लगता है? रमेश अब बेचैन हो जाता है कि 4:45 हो रहे हैं, अब सपना का आने का समय हो गया है। तो वो क्या करता है कि इधर उधर थोड़ा सा टहलता है, फिर एकदम से ध्यान में आता है कि सपना के साथ समय बिताना है, तो मैंने वॉशरूम जाके आना चाहिए। तो वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से बाहर आता है, 5 को 10 मिनट कम होते हैं या से 5 मिनट कम होते हैं, तो एकदम से वो थोड़ा सा एक्साइट या एंजाइटी में आ जाता है और सोचता है कहीं सपना आ तो नहीं गई, मैं जब जितने समय के लिए वॉशरूम गया उसके बीच कहीं सपना आ तो नहीं गई। तो वो इधर उधर देखता है, तो उसके ध्यान में आता है नहीं, अभी तक सपना आई हुई नहीं है। अब वो थोड़ा बेचैन हो जाता है कि 5 बजने का समय हो गया है और हमने 5 बजे मिलने का सोचा, और ये अभी तक आई क्यों नहीं। इसलिए वो एंट्रेंस तक जाता है फिर से एक बार, और फिर से थोड़ा सा चक्कर लगाता है कि अब आ रही होगी, बार बार घड़ी देख रहा है एंट्रेंस मॉल के, और देख रहा है कि अभी तक सपना आई ही नहीं। 5 भी बज चुके होते हैं, 5:05 हो जाते हैं। अब इसकी बेचैनी और बढ़ जाती है और वो पार्किंग एरिया तक पहुंच जाता है, देखने के लिए कि कहीं वो पार्किंग एरिया में तो आ नहीं गई और कहीं उसके गाड़ी को पार्क करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। पर वो पाता है कि सपना अभी तक वहां नहीं पहुंची है। अब इसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, बट उतने में उसको सपना आते हुए दिखती है, एकदम खुश हो जाता है और दोनों हाथ मिलाते हुए मॉल के अंदर शॉपिंग बोलो, विंडो शॉपिंग बोलो, या जो भी उनका था प्लान, वो करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों बड़े मस्त हैं, इधर उधर घूम रहे हैं,
और जो भी उनका शॉपिंग था वो कर रहे हैं या विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं फूड कोर्ट में जाके। और अचानक से सपना के ध्यान में आता है कि शाम के 7 बज गए हैं। वो रमेश को दिखाती है अपनी घड़ी और कहती है कि 7 बज गए हैं, अब मुझे घर जाना होगा, नहीं तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा। अब रमेश उससे कहता है, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, इतनी जल्दी क्या है। आप शायद समझ रहे होंगे कि मुझे क्या कहना है। जब सपना 5 बजे आई नहीं तो वो बेचैन हो रहा था, और वो जैसे ही आई थी उसने उसको कमेंट किया था, इतनी देर क्यों हो गई। और अब 2 घंटे हो चुके हैं, दोनों एक साथ घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, और अब वो कह रहा है इन 2 घंटों को कि आप इतने जल्दी क्यों जाना चाहती हैं। तो समय जो होता है ये हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव इन द सेंस, जब आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं या जो चीज आपको पसंद आ रही होती है, उस समय आपको समय का पता नहीं चलता है। पर जो चीज आपको पसंद नहीं आती है उसमें आपको एंजाइटी आती है, और आपको वो 5 मिनट भी भारी लगते हैं। जो रमेश के साथ हो रहा था वो एक्चुअली 10 मिनट या 5 मिनट को भी उसको बहुत भारी लग रहे थे। वो काफी एंजाइटी में था कि अभी तक सपना आई क्यों नहीं। और आने के बाद उसने उसको तुरंत पूछा था कि इतनी देर क्यों हो गई। और जब वो जाने का समय था 2 घंटे बाद, तो कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि जो चीज आप एंजॉय करते हो उसमें आपको समय का पता नहीं चलता है, बट एक्चुअली वास्तव में ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम वहां नहीं कर रहे होते हो। तो इससे आपको एक्चुअली बचना है। आपने जो भी करना है उसको एंजॉय करते हुए करना है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट आना चाहिए, इस तरह से करना है। Instead of wasting your time in giving likes and dislikes on Instagram, WhatsApp या Facebook, इस तरह से समय बिताने से अच्छा है जो भी कीजिए उसको प्रोडक्टिव वे में कीजिए, सो दैट आप उसको एंजॉय करोगे। और जैसे ही एंजॉय करोगे आप कभी भी बोर नहीं होगे। एक्चुअली क्लास में भी यही होता है, जब कोई अच्छा लेक्चर चल रहा होता है या कोई सब्जेक्ट का लेक्चर चल रहा होता है, हमें ऐसे लग रहा होता है कि कब ये छूटेगा, कब हम बाहर जाएंगे। इसका मेन वजह यही है कि आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते हो। द मोमेंट यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट, यू विल फाइंड दैट टाइम बिकम्स अ रिलेटिव टर्म। तो ये पहली चीज थी समय के बारे में मैं जो आपको बताना चाहती थी। दूसरी चीज है, हम सब ने देखा है कि समय जो होता है वो सबके लिए समान होता है। सिमिलरली समय हर एक को सिमिलर अपॉर्चुनिटीज देता है, हर एक को सेम अपॉर्चुनिटी देता है। अगर हम हमारे लोअर क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हम रामायण पढ़ते थे। मुझे अभी भी याद है कि रामायण में एक कैरेक्टर था अंगद, और अंगद ये एक राजकुमार था, काफी बलशाली था, बहुत सारे स्किल्स थे इसमें, काफी अच्छा लीडर था ये। तो जब राम जब साउथ इंडिया में गए और वहां पे उन्हें पता चला इन वानरों के राज्य से कि सीता को रावण श्रीलंका लेके गए हुए हैं, तो उस समय उन्हें डिसाइड करना था कि अब श्रीलंका में जाके एक बार सीता माँ से कौन मिलेंगे। तो ऑब्वियस चॉइस अंगद थे, क्योंकि वो सबसे वो तो उस राज्य के राजकुमार भी थे, और उनमें वो सारे स्किल सेट्स थे जो वो अप्लाई या यूज कर सकते थे और सीता को ढूंढ सकते थे श्रीलंका जाके। बट अंगद को ये अपॉर्चुनिटी पसंद नहीं आई या उसके ध्यान में नहीं आई। उसने कुछ बहाना बनाया, शायद उन्हें जाना नहीं होगा, तो उन्होंने बहाना बनाया कि मैं इतने दूर श्रीलंका चला तो जाऊंगा पर वापस कैसे आऊंगा। ये उनके मन में कुछ जस्टिफिकेशन देने के लिए ऐसे उन्होंने श्री राम जी से कहा। तो वहां पे हनुमान जी खड़े थे, और आपको पता है हनुमान हर काम को रेडीली एक्सेप्ट करते थे।
तो हनुमान जी को जो थे उनका नेक्स्ट चॉइस था, तो राम जी हनुमान जी की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो क्या श्रीलंका समुद्र पार करके सीता माँ को ढूंढने के लिए। एंड हनुमान ऐसा कैरेक्टर है कि वो हमेशा रेडी रहते थे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा और सीता माँ को ढूंढ के आऊंगा। और आज हम वैसे देखो तो अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली थी। इनफैक्ट पहली अपॉर्चुनिटी अंगद को मिली थी और दूसरी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मना करने के वजह से हनुमान जी को मिली थी। और आज हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और नहीं कि अंगद चालीसा पढ़ते हैं। शायद अगर वो अपॉर्चुनिटी अंगद ने एक्सेप्ट की होती थी उस समय, तो हम अंगद चालीसा पढ़ते दिखते थे, न कि हनुमान चालीसा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी, जैसे समय सबके लिए एक समान है, वैसे ही अपॉर्चुनिटी सबको सिमिलर आती है। सिर्फ ये हम होते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। जो नहीं लेना चाहते हैं वो बहाने बनाते हैं, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देते हैं, और जो लेना चाहते हैं वो सोचते नहीं हैं, उसमें कूद पड़ते हैं। सो ये दो बातें समय के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने समझना चाहिए कि समय सबके लिए एक होता है। किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं, बट ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया। बट अगर हम किसी चीज को एंजॉय नहीं करते हैं तो हर एक पल हमारे लिए बिताना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली सीख आपने ये देखनी है कि आप हर चीज जो भी कर रहे हो वो फुल इन्वॉल्वमेंट से कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। दूसरा हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी समय सबको एक जैसी देता है, सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है कि उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उसको ग्रैब करना। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनुष्य और दूसरे जानवरों में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर हम हमारे पुराने पुराण पढ़ते हैं या हमारे पुराने ग्रंथ देखते हैं तो कहा जाता है कि हर लाइफ को 4 चीजें समान मिली हुई हैं, वो भले ही मनुष्य हो या कोई जानवर हो। सबसे पहली बात आती है उसमें आहार, दूसरी बात आती है उसमें निद्रा, तीसरी बात आती है उसमें भय, और चौथी बात आती है उसमें मैथुन। मैं मैथुन के जगह इच्छा ये एक टर्म यूज करूंगी। तो ये 4 चीजें आप अगर ध्यान से सोचें तो आपके भी ध्यान में आएगा कि हाँ ये 4 चीजें हम में सिमिलैरिटी है। कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड, कोई भी जीव जंतु के बारे में अगर हम सोचें तो हर एक को आहार चाहिए, हर एक को निद्रा भी चाहिए, हर एक में एक ना एक प्रकार का भय होता है और हर एक में एक इच्छा प्रबल होती है। अब ये तो हुई समानता, बट मैं इसको अगले तरीके से या दूसरे तरीके से लेती हूँ कि भले ही ये 4 चीजें समान हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स में इसमें असमानता है। जैसे भले ही हमें चारों चीजें लगती हैं हर एक एनिमल को, बट चारों चीज का अप्रोच जो है वो बहुत अलग होता है। अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करें, दूसरे एनिमल वर्ल्ड की, और ह्यूमन बीइंग से उसे कंपेयर करें, तो चलो देखते हैं सबसे पहले आहार। अब आहार की अगर हम बात करते हैं तो ये सबको जरूरत है इसकी, बट ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में इसका जो तरीका है आहार लेने का, इसमें बहुत फर्क है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो चिड़िया होती है वो दिन भर कुछ ना कुछ चुगती रहती है। कभी कभी भी आप देखो, मैंने तो भी जब भी देखा है, बहुत कम समय वो चहक रही होती हैं या डाल पे बैठ के अपने आप को साफ कर रही होती हैं, बट अक्सर वो कुछ ना कुछ चुगती हुई दिखाई देती हैं। सुबह आप तोता देखेंगे, सुबह वो लोग निकलते हैं खेत के तरफ और शाम को वो वापस आते हैं पूरा दाना चुग कर। तो ये कंटिन्यूअसली, कहने का मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं।
वैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा सुअर को, सुअर भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ खाते हुए नजर आएगा। बट अगर आप उनके हेल्थ की बात करें तो आप कभी आपने देखा नहीं होगा कि चिड़िया को डायरिया हो गया है या चिड़िया को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। वैसे ही सुअर को डायरिया हो गया है या सुअर को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है। भले ही आहार हमें जरूरत है, बट उनके आहार का रिक्वायरमेंट अलग है या नीड अलग है, वेरएज हमारे आहार की नीड बहुत अलग है। आप में से कितने जन हैं अभी भी जो लॉकडाउन में, यानी अभी 4 लॉकडाउन हमारे खत्म हो चुके हैं, इसमें नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे थे या घर के घर में वॉक कर रहे थे या कोई भी तरीका फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे? मैं जानती हूँ बहुत जनों ने कंटिन्यू किया होगा ये एक्टिविटी, बट फिर भी 30-40% अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ये 4 लॉकडाउन में, अपने हाथ पैर बिल्कुल भी हिलाए नहीं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आई एम नॉट सेइंग कोई काम कर रहे थे आप, बट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। या फिर लॉकडाउन के पहले भी कितने जन थे या हैं जो नियमित कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते थे, कहीं ये जिम जा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि यहाँ भी 30 से 40% लोग कुछ नहीं कर रहे थे या स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी इज मेड इन सच अ वे दैट आप जितना उससे एक्टिविटी लोगे, जितना फिजिकल एक्टिविटी लोगे, उतना वो स्वस्थ रहेगा। अगर आप आदि मानव की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो हजारों मील चलता था। इसका मतलब ही ये है कि हमारे जो पेशियां बनी हुई है, यानी मसल सिस्टम जो बने हुए हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ही बने हुए हैं। आज हम बहुत सारे डिजीजेस से सफर करते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है या जो भी है, उसका मेन रीजन है कि हम इन मसल्स का यूज नहीं करते हैं। उस वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स या ये सारे डिजीजेस आते हैं। तो आपको अपने आहार पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हम एनिमल्स जैसे नहीं हो सकते। आपको दिन में 3 से 4 बार ही खाना खाना है। अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ हर 1 घंटे बाद या कुछ दिखा और मुंह में डाला ऐसे करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड द अदर एडवांस डिजीजेस होने में समय नहीं लगेगा। तो आप देखोगे आहार ये नीड हमारी भी है और एनिमल्स की भी है, बट दोनों के नीड में बहुत फर्क है। अब दूसरा जो समानता हमने देखी थी, निद्रा यानी स्लीप। अब निद्रा की भी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, डॉग्स हैं या फिर कैट्स हैं या फिर आपने शेर, टाइगर ये सब भी देखे होंगे, तो ये काफी घंटों तक, भालू भी एक ऐसी प्राणी है जो काफी घंटे सोते हैं। इनफैक्ट मैंने सिर्फ सुबह के समय डॉग्स को ऐसे एक्टिव देखा हुआ है 2-3 घंटे। उसके बाद जब भी आप उनके तरफ देखो वो सोए हुए रहते हैं। सिमिलर इज विद द, हम जब भी वाइल्ड एनिमल का चैनल देखते हैं तो काफी समय हमें देखने को मिलता है कि वो सुस्ता रहे होते हैं एनिमल्स। तो कहने का मतलब उनका बॉडी का कंस्टिट्यूशन ऐसा है कि 24 घंटे में से वो 15 से ज्यादा घंटे सो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पढ़ा है कि पोलर बेयर जो होता है, जो हिम प्रदेश का जो भालू होता है, वो 6 महीने सोता है जब हिमपात हो रहा होता है। बट उसको कभी भी कहीं पे भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि उसको वेरिकोस वेन हुआ है या उसको चलने में दिक्कत आती है या उसको शिकार करने में दिक्कत आती है वो 6 महीने के बाद वाले पीरियड में। सिमिलर इस केस विद डॉग्स या जो भी आप एनिमल्स देखते हो जो इतने घंटे सोते हैं, उनको कभी भी कोई भी हेल्थ का ऐसा इश्यू नहीं आता है बिकॉज ऑफ द स्लीप। बट अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ, तो अगर हम ज्यादा सोने के आदी हैं या हम ज्यादा सोते हैं तो बहुत सारे डिजीजेस को हम आमंत्रण कर रहे होते हैं। इसके फैक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे पुरावे हैं, साइंटिफिक स्टडीज की हुई है लोगों ने
कि 8 घंटे के बाद या उसके ऊपर जो भी लोग सोते हैं, दे आर प्रोन टू सफर फ्रॉम few of the diseases. मे बी ओबेसिटी हो सकती है, मे बी डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कुछ भी। ओके बहुत सारे डिजीजेज हैं, बट ये हम जानते हैं इसलिए हम इसके बारे में मैं बता रही हूँ। सो निद्रा में भी आप देखोगे कि भले ही ये सबकी एक नीड है, सारे एनिमल्स की कॉमन नीड है, बट इसमें असमानता है। एनिमल्स को कुछ नहीं होता है जब वो सोते हैं या ज्यादा सोते हैं, बट डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं जैसे ही वो ज्यादा सोता है। तो इसके तरफ आपने ध्यान देना है। तीसरा जो कॉमन कैरेक्टर हमने देखा था वो होता है भय, यानी फियर। अब हमने फार्माकोलॉजी सबने पढ़ी हुई है, तो उसमें हमने एक टर्म हमेशा यूज करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, है ना। यानी आप सामना कीजिए किसी परिस्थिति का या वहां से भाग निकलिए। तो फाइट एंड फ्लाइट ये जो टेंडेंसी होती है ये सारे एनिमल्स में सेम होती है। फियर, उसी को हम फियर कहते हैं। तो ये टेंडेंसी सारे एनिमल्स में समान होती है। कोई भी एनिमल आप ले लीजिए, सबको भय होता है। वैसे ही हमारे ह्यूमन बीइंग्स को भी भय होता है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कभी देखा होगा चिड़िया को चुगते हुए, या डॉग्स को सोते हुए, या कैट्स को सोते हुए। अब मैं इनका एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि ये हमारे आसपास दिख जाते हैं हमेशा, इसलिए जब मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा भी आवाज हुआ या आपकी हलचल हुई तो वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। चिड़िया भी आपने देखा होगा, कभी इधर चुगती है, फिर इधर उधर देखती है, फिर उधर से चुगती है, फिर इधर उधर देखती है। वैसे ही कुत्ता भी आपने देखा होगा, डॉग को भी, कि वो जैसे ही थोड़ा भी आवाज हुआ एकदम से डर जाता है, एकदम से अलर्ट हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन फीचर। हमने हरिण देखा है टीवी पे, हमने शेर को भी देखा है, सारे सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे कि इट्स अ वेरी कॉमन फीचर कि वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट फॉर्म में ही रहते हैं। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फियर हम में एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट अगर हम एक्सेस अलर्ट होंगे उस फियर का, या वो डर हमेशा अपने मन में लेते हुए चलेंगे, तो वो हमें हानिकारक है, क्योंकि वो हमारे एड्रेनर्जिक्स को हमेशा शूट अप करके रखेंगे और इससे हमारे हार्ट्स और वाइटल ऑर्गन्स पे फर्क पड़ेगा। सो फियर आपको कंट्रोल करते आना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। सो भले ही ये समान कैरेक्टर है, बट आप देखोगे कि दोनों में फर्क है, ह्यूमन बीइंग का भय और एनिमल्स का भय। एनिमल्स इतने भय उनमें होता है बट उन्हें कभी हार्ट अटैक नहीं आता है, कभी भी उन्हें हेल्थ का इशू नहीं आता है उस भय के वजह से। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक्सेसिव फियर अगर आप में होगा तो आपको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, वो सारे रिएक्शन चालू हो जाते हैं एंड फाइनली आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि भय किस लेवल तक, किस हद तक हमने रखना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम कुछ प्रिकॉशंस लें, कुछ आदतें ऐसी डालें कि ये जो भय वाली स्थिति है ये आए ही नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ यू मस्ट कवर अप विद द फियर और द भय। अब लास्ट चीज जो है वो आती है, या जो समानता है वो आता है इच्छा। अब इच्छा ऐसी है, यानी नीड जो ऐसी है वो सबकी समान होती है, सारे एनिमल्स की भी समान होती है। अब मैं अगर बात करूं मैथुन या इच्छा की, तो एनिमल्स में ये एक बहुत ही नॉर्मल नीड होती है। आपने देखा होगा कि वो रैम्पेड सेक्स करते हैं बट उनमें कोई ऐसे सेक्स रिलेटेड डिजीजेस नहीं होते हैं। बट अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ तो अगर हम रैम्पेड सेक्स या मैथुन करते हैं तो हमें सेक्स रिलेटेड डिजीजेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। आप ऑलरेडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। अब ये चारों चीज़ें हम कंट्रोल कैसे करें, या हमसे कंट्रोल नहीं होता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको नरेट करती हूँ। एक लेडी होती है, बहुत बूढ़ी लेडी होती है, उनका नाम माया है।
अब ये माया देवी जो होती हैं, बहुत 80 साल की उम्र होती है, उनके दांत नहीं होते हैं, या फिर कह लीजिए कम दांत होते हैं, बट वो च्यू करने वाले दांत नहीं होते हैं, और वो खाना जो खाती हैं वो सॉफ्ट फूड खाती हैं। अब राजू एक लड़का है जो 7-8 साल का बच्चा है, और वो एक, जहाँ माया देवी रहती हैं जिस फ्लैट स्कीम में, उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। ये राजू भी सेम फ्लैट स्कीम में रह रहा होता है माया देवी के, और वो रोज वहाँ पे उस मैदान में फुटबॉल खेलने जाता है। अब एक दिन शाम के वक्त माया देवी मैदान में गई और उन्होंने राजू को आवाज दिया, राजू कम हियर। अब राजू दौड़ते हुए आया, क्योंकि वो माया देवी को पहचानता था। तो माया देवी ने हाथ आगे करके उन्हें एक काजू दिया। अब वो काजू देख के राजू एकदम प्रफुल्लित हो गया, उल्लासित हो गया। उसने तुरंत उनको थैंक यू कहा, मुंह में डाला काजू, खाते खाते फिर से गया फुटबॉल खेलने। अब ये नित्य क्रम हो गया, रोज शाम को माया देवी आती थी और राजू को काजू देती थी। एक दिन 5-6 दिन बीत गए, और एक दिन राजू के मन में आया कि ये माया देवी मुझे रोज काजू क्यों देती है, अभी तक तो दे नहीं रही थी, अब इतने में उन्होंने देना मुझे क्यों शुरू किया। तो वो उनसे सोच लेते हैं कि हम इनसे पूछने वाले हैं माया देवी से कि वो क्यों हमें काजू देती हैं। तो शाम को जैसे ही माया देवी ने कहा राजू काजू, तो राजू दौड़ते हुए आया और उन्होंने कहा कि माया देवी को कि थैंक यू, आपने मुझे काजू, आप मुझे रोज दे रही हैं, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ये काजू मुझे रोज क्यों देते हो। तो माया देवी ने उनको जवाब दिया कि मेरे दांत नहीं है, और वो पलटकर अपने फ्लैट में चली गई। रात को सोते समय राजू के दिमाग में बात आई कि माया देवी के मुंह में दांत अगर नहीं है तो उन्होंने काजू खरीदे ही क्यों, मुझे देने के लिए खरीदे क्या, ये उसके दिमाग में बात आई। तो वो सोच लेता है कि अब मैं नेक्स्ट डे फिर से माया देवी से पूछूंगा कि फिर आपने ये काजू खरीदे क्यों। सो नेक्स्ट डे वो फिर से माया देवी आती हैं, राजू काजू। दौड़ते हुए राजू वापस आता है, काजू हाथ में लेता है और माया देवी से कहता है कि आपने कहा कि आपको दांत नहीं है, तो फिर ये काजू मुझे आप क्यों दे रहे, आप काजू खरीदते ही क्यों हैं। तो माया देवी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं काजू नहीं खरीदती, मैं चॉकलेट खरीदती हूँ जिसके अंदर ये काजू होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि माया देवी रोज वो चॉकलेट चूस लेती थी और बचा हुआ काजू जो वो नहीं खा सकती थी वो राजू को देती हैं। तो आपको क्या लगता है, ये काजू इसके बाद राजू ने कभी खाया होगा, या वो अपने लाइफ टाइम में कभी खा पाएगा क्या ये काजू। तो एक्चुअली ये इल्यूजन है। ये जो हम आहार ले रहे हैं अलग अलग तरीके का, या सोने में मजा ले रहे हैं, या इच्छा में मजा ले रहे हैं, ये बेसिकली एक इल्यूजन है। तो इस पे आपको कंट्रोल करते आना चाहिए। सिमिलर वे में ये जो हम फेसबुक्स पे बैठे रहते हैं या इंस्टाग्राम्स देखते हैं या जो भी हम मीडिया पे बैठे हुए हैं, इसमें भी आपको कंट्रोल आना चाहिए। ये जरूरी है, इट्स अ नीड, बट देन इट शुड बी इन अ वेरी लिमिटेड वे। ये एक मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी। तो अभी तक आपने लॉकडाउन पीरियड 1 to 4 में काफी कुछ किया होगा। बहुत जन एकदम मोबाइल यूज करने में माहिर हो गए होंगे, बढ़िया तरीके से हर ऐप, हर तरीके से वीडियोज, ये वो सब चीजों को बनाना सीख गए होंगे। बहुत जनों ने अपना समय फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ मीडियाज पे व्यतीत किया होगा। बहुत जनों ने खाना बनाना सीखा होगा। मैंने कुछ फीडबैक्स देखे थे जो कह रहे थे हमने खाना बनाना सीखा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने खाना बनाना सीखा। वैसे ही बहुत जनों ने खाना बताया होगा। सिमिलरली कुछ जनों ने आर्ट्स या पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट देखा होगा और उन्होंने वो स्किल अपनी डेवलप की होगी।
कुछ जनों ने गाना अपना सुधारा होगा या गाने के स्किल में सुधरे होंगे, और कुछ जने होंगे उन्होंने अपना नाच या डांस या कुछ ऐसी हॉबी में अपने आप को सुधारा होगा। तो मैं जानती हूँ विद माई एक्सपीरियंस, भले ही मैंने किसी से कोई बात नहीं की या पूछा नहीं है, बट फिर भी मैं कहती हूँ कि 80% लोगों ने इसमें से कुछ ना कुछ चीजें ही की हैं लॉकडाउन 1 to 4 में। सच खुल चुका है और हम लोग अब लॉकडाउन 5 तरफ, और 5 इज नथिंग, इट्स नॉट अ लॉकडाउन बट इट इज एन अनलॉकिंग प्रोसेस। तो आप भी अब इस अनलॉकिंग प्रोसेस में आ चुके हो। 5 के बाद ये अनलॉकिंग प्रोसेस है। अब जब आपके पास, आपको पता है यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि शायद मेरे हिसाब से और भी 45 डेज तक हमारा कॉलेज खुलने नहीं वाला है। जब 45 डेज अभी भी आपके पास बचे हुए हैं और अब ये लॉकडाउन पीरियड नहीं है, अनलॉकिंग पीरियड है, तो आपने, मेरी इच्छा है कि 2 चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एक है प्रोफेशन इंफॉर्मेशन लेना और दूसरा है सेल्फ एनालिसिस। क्योंकि लॉकडाउन 1 to 4 में आप जो चाह रहे थे, जो आपके हॉबीज थे, जो आपने पसंद किया वो आपने किया, बट अब ये लॉकडाउन नहीं है, अब ये अनलॉकिंग पीरियड है। तो इस अनलॉकिंग पीरियड में अब आपका जिम्मेदारी बनती है कि आपने अब अपने प्रोफेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको सेल्फ एनालिसिस में डालना है, तभी आपका फ्यूचर सक्सेसफुल हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, राइट? सो अब आपने लॉकडाउन 1 to 4 वाला जो फेज है उसको भूल जाना है और नए सिरे से अपना अनलॉकिंग शुरू करना है। क्योंकि अब आप 3rd ईयर में जा चुके हो, सिर्फ आपके पास 2 साल बचे हुए हैं बी फार्म की डिग्री ले, तो अब ये सबसे समय है। और इनफैक्ट आपके पास पूरा 24 आवर्स फॉर 45 डेज मल्टीप्लाइड बाय 45 डेज, इतने आवर्स हैं आपके पास अपने प्रोफेशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन लेने की, खुद का एनालिसिस करने का, अपना एक प्लान बनाने का, सो दैट आप आपके फ्यूचर को सक्सेसफुल बना सके। अब अगर मैं बात करती हूँ फार्मा करियर की, तो आप देखोगे कि फार्मेसी का स्कोप तो बहुत है, सबने बहुत कुछ आपको बताया कि जॉब आप जहाँ चाहो वहाँ ले सकते हो। इनफैक्ट मेरा भी यही मानना है कि सबसे अच्छा कोई प्रोफेशन होगा तो फार्मेसी है। यहाँ पे हम जैक ऑफ होते हैं और उस वजह से हम कोई भी फील्ड में एंटर हो सकते हैं, नॉट ओनली इन फार्मेसी बट अलाइड फार्मेसी के भी जो फील्ड हैं, जैसे फूड है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स हैं, फिर एग्रीकल्चर हैं, इस फील्ड में भी हम एंटर हो सकते हैं जस्ट बिकॉज हम जैक ऑफ ऑल हैं। इन शॉर्ट अगर मैं देखूं फार्मा के ऑप्शंस, तो सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है, मार्केट रिसर्च है। फिर आता है प्रोडक्शन जिसमें और स्टोर है। फिर आता है आर एन डी बहुत बड़ा डिवीजन है, इसमें फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होता है, ड्रग डिस्कवरी, एनालिटिकल मेथड, नोवेल ड्रग डिलीवरी, हर्ब्स, फिर फार्माकोकाइनेटिक एक्स्ट्रा। फिर अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो कम्युनिटी फार्मेसी आती है, उसमें रिटेल फार्मेसी भी है, क्लिनिकल यानी बहुत बड़ा डीए आता है, पेटेंट आता है, प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, फिर फार्मा एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फार्मा इकोनॉमिक्स आता है, जर्नलिज्म है, इंश्योरेंस है, बहुत बड़ा फील्ड है। फिर से ये, अगर हम अलाइड फील्ड की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे भी हम फार्मासिस्ट को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी स्कोप है। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो फिर से बहुत बड़ा स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जैसे होलसेल है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, कंसल्टेंसी है। तो इन शॉर्ट ये बहुत ही बड़ा फील्ड है। अगर मैं इस पॉइंट पे मैं ये सारे फील्ड के डिटेल में आपको बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, बट मैं डेफिनेटली 4 एरियाज जो हैं मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, सो दैट मैं जो आपको बात बताना चाह रही हूँ कि आपने फार्मा प्रोफेशन को एक्सप्लोर करना है इस समय में, अनलॉक पीरियड में, जो बस 24/45 डेज मिनिमम है।
और दूसरा उसको रिलेटेड सेल्फ एनालिसिस करना है, सो दैट आप एक सक्सेसफुल फ्यूचर बना सके। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आपने इंडस्ट्री में अगर सपोज जाने का सोचते हैं आप, तो आप कैसे एंटर हो सकते हो इंडस्ट्री में। तो सबसे मेन जो इंटरेस्ट वाला फील्ड होता है, क्योंकि मैक्सिमम एमकॉम के स्टूडेंट के साथ जब मैं बात करती हूँ तो उनका पहला चॉइस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड टेस्टिंग। फिर आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आपको लैब इक्विपमेंट्स, उसका डिज़ाइनिंग, उसका कंडीशनिंग, उसका मेंटेनेंस, बहुत सारी बातें आती हैं, वो सारा इस फील्ड में कवर होता है। फिर आप एंटर कर सकते हो प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल में, जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करता है। इसमें आप क्वालिटी अश्योरेंस ले लीजिए, कंप्लायंस ले लीजिए, इवन रेगुलेटरी बॉडीज के स्टैंडर्ड्स भी यहीं पे इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तीसरी फील्ड, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्चुअली सेल्स एंड रिटेलर्स, डॉक्टर्स, प्रोमोटर्स, स्टेक होल्डर्स, इनको आपको जो आपके प्रोडक्ट्स देने हैं उसको मैं कहती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड। तो जनरली स्टूडेंट्स ये 3 फील्ड में जाते हैं अगर हम जॉब की बात करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर मैं R&D की बात करूं और कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड के लिए, तो आप देखोगे कि आपको एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन करते आना चाहिए, न्यू ड्रग का नॉलेज होना चाहिए, न्यू प्रोसेस डिज़ाइन करते आना चाहिए, आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट समझ में आने चाहिए, आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस आना होना चाहिए, डेटा एनालिसिस करते आना चाहिए। इसके बावजूद जो स्किल्स लगते हैं उसमें आप एनालिटिकल स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको आप इंटरैक्टिव होने चाहिए आपके पीयर्स के साथ, आपके लीडर्स के साथ, वैसे ही आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है तो उनके साथ इंटरैक्ट आपको करते आना चाहिए। सिमिलरली टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एंड फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए सालों साल नहीं लगा सकते। कंपनी मैक्सिमम 6 महीने, बहुत हो गया 1 साल। अभी भी आपने देखा होगा इस कोविड सिचुएशन में हर एक जन जुटा हुआ है कि कितने जल्दी हमारा वैक्सीन आए, सो दैट इस कोविड सिचुएशन से हम बाहर आ पाए। तो हर एक जन कोशिश कर रहा है कि 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। तो एक टाइम लिमिट होता है, बहुत समय हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो फास्ट पेस एनवायरनमेंट होता है तो नेचुरली आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मल्टीटास्किंग आपको आना चाहिए। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग अटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ये भी बहुत नेसेसरी कॉम्पिटेंसी होती है अगर आप R&D में जाना चाहते हो। दूसरा हमारा फील्ड आता है प्रोडक्शन का। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेनली आपका जो काम होता है वो फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना होता है। तो नेचुरली इसमें बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का हैंडलिंग होता है, तो वो भी आपको करते आना चाहिए। फिर बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, तो वो भी आपको एनालाइज एंड हैंडल करते आना चाहिए। अगर मैं कॉम्पिटेंसीज की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग अटेंशन यानी कंसंट्रेशन, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली आप में एक खूबी होनी चाहिए क्वालिटी ओरिएंटेड की, ये क्योंकि एक हैबिट होता है, वो ओरिएंटेशन होना चाहिए। सिमिलरली आपका ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट या टीम से कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो काफी आनी चाहिए, समझानी चाहिए। तो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली आपका एनालिटिकल एबिलिटी अच्छा होना चाहिए और गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे बेसिकली हम मार्केटिंग की बात करते हैं, जहाँ हम हमारे प्रोडक्ट्स को फिजिशियंस या डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूशंस को डिस्प्ले करते हैं या समझाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में दूसरे चीज़ें अलग है, हटके हैं या कुछ अच्छी हैं या ज़्यादा एडवांटेज में है, ये हम उन्हें समझाते हैं।
तो इसके लिए नेचुरली आपका जो वो पर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बात करती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री नॉलेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल, जो चीज सेम प्रोडक्ट को बना रही है कोई होगी, बट उस इंडस्ट्री के बारे को पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। सिमिलरली बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आती आनी चाहिए। डिलिजेंट, रिलायंटेड, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, क्योंकि टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट आपको कंप्लीट करने और आप ऑनेस्ट होने चाहिए। एंड फाइनली एबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ये दो एरिया ऐसे हैं। वैसे तो इवन R&D में भी बहुत प्रेशर होता है, बट यहाँ पे ये फील्ड ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर रहता है। तो ये कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं जो आप में आनी चाहिए। बहुत जॉब नहीं करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अगर मैं फर्म एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, तो जो भले ही आप एक ड्रग स्टोर डालिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डालिए, या आपका खुद का मार्केटिंग का कोई फर्म डालिए, कीजिए आप एंटरप्रेन्योरशिप में, बट कॉम्पिटेंसीज आपको लगती हैं उसमें सब इम्पोर्टेंट है लीडरशिप, क्योंकि आप के अंडर लोग काम करने वाले में आनी चाहिए। सिमिलरली बिजनेस डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी, आपका आपको वो एक नैक होना चाहिए हाउ टू डेवलप द बिजनेस एंड हाउ टू फ्रेम द स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसी पे आपका सक्सेस निर्भर करने वाला है। सिमिलरली आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी तरीके से आना चाहिए, जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, बट नॉट टू चैट विद द फ्रेंड्स और योर पियर्स, बट to use it for your branding or for your marketing purpose. Similarly sales and marketing skill, देखो हर एक को अपने आप को बेचते आना चाहिए, this is very important. So sales and marketing skill आपको आनी चाहिए। Similarly टीम वर्क में आपको काम करते आना चाहिए। फिर इंटरपर्सनल मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपको बार बार इंटरैक्ट करना है, तो ये जो इंटरपर्सनल मैनेजमेंट है ये आना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ भी अगर आप आपके एंटरप्रेन्योर्स का ग्रोथ देखना चाहते हो एंटरप्राइज का, तो आपको अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हैंडल करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइन लानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस समय में आपका प्रोफेशन, क्योंकि अब आप B.Pharm जब 2 साल में हो जाओगे, तो आपको एक लेवल आएगा कि आपको कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने क्या करना है लाइफ में, कौन से एरिया में जाना है फार्मा फील्ड के, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। मैंने जैसे आपको कहा बहुत बड़ा एरिया है, मैंने तो सिर्फ 4 बातें आपको बताई, बट अगर आप आपको जो मैंने चार्ट था, ऐसे कहते हैं 33 सेक्शंस या डिविजन्स हैं फार्मा के, जहां मैं जॉब ले सकती हूँ आफ्टर माय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इतने 33 एरियाज को एक्चुअली समझना होगा। जब आप इनको पूरे अच्छी तरीके से समझोगे, उनमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज लगती हैं, क्योंकि ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं ये हम आपको क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं, ये इसका कोई टेक्स्ट बुक नहीं होता है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है। ये कॉम्पिटेंसीज आपको खुद को सीखनी पड़ती हैं, उसका गाइडेंस लेना पड़ता है, और वो अपने आप में डेवलप करना पड़ता है एज अ हैबिट। ओके, सो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप में आप हार्ड स्किल तो ले लोगे, यानी कोई डिग्री तो आप अच्छी से ले लोगे, बट ये कॉम्पिटेंसीज भी उसके साथ मैच होनी चाहिए, तो ही आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। शायद मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या मैसेज देना है, कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस अनलॉक पीरियड में कि आपने अपने प्रोफेशन के बारे में पढ़ना है। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई टॉक दूंगी तो उसमें मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी कि आपने कैसे अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कौन से साइट्स हैं जहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सिमिलरली ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसके बारे में भी बताऊंगी मैं कि कैसे आप इनको अपने लाइफ स्टाइल में ला सकते हो,
कैसे अपने आप को उसमें सीख सकते हो और उसको एक हैबिट के तरह से ले सकते हो, राइट। सो पर आपको अभी ये जानना जरूरी है और आपको आपका वर्क शुरू करना बहुत जरूरी है। दो बातें हमेशा याद रखना कि कोई भी जॉब के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कंप्यूटर स्किल की कॉम्पिटेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम है। देखिए, आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको कंपटीशन मिलने वाली है। आज इतने फार्मा ग्रेजुएट्स होते हैं, यानी बी फार्म होते हैं। तो अगर आपको कुछ हट के अपने आप को प्रूव करना है तो आप कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो होने ही होंगे, सो दैट आपका एक फील्ड फिक्स हो जाता है, जिस फील्ड को आप नैरो डाउन हो जाते हो और उस फील्ड में आपको एंटर करने में आसानी हो जाती है। और दूसरा है कंप्यूटर स्किल। इसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप में ये स्किल है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो ये सबसे सही समय है कि आपने इस स्किल को डेवलप करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय ही समय है। तो अपने एटलीस्ट कंप्यूटर स्किल्स, आई एम नॉट सेइंग मोबाइल हैंडलिंग स्किल्स या कोई ऐप हैंडलिंग स्किल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर कंप्यूटर स्किल्स। कम से कम माइक्रोसॉफ्ट के जो चार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड है या फिर एक्सेल शीट है, कम से कम ये तो भी आपको बहुत अच्छी से आने चाहिए, उनको हैंडल करते आना चाहिए, क्योंकि तभी आपका कम्युनिकेशन स्किल यानी रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल और बाकी के कॉम्पिटेंसीज जैसे हैं डेटा एनालिसिस, डेटा पाइलिंग, डेटा, ये सारा उसी के थ्रू हो सकता है। वैसे ही आपको प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, इसलिए आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपने इस समय ये ध्यान में रखना है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, और दूसरा आपने आपके कंप्यूटर स्किल को एनहांस करना है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखो, वी ऑल आर डिफरेंट, इंडिविजुअल दे डिफर। मैंने यहाँ पे बताया रीजन होगा, हो सकता है इनहेरिटेड, ये हमारे हाथ में नहीं है, और एक्वायर्ड में भी हम जिस बैकग्राउंड से बड़े हुए हैं बचपन से, उस वजह से कुछ चीजें जो हैं हमने वो एक्वायर की हुई है। बट देर इज अ डिफरेंस। सेल्फ एनालिसिस, जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं कॉम्पिटेंसीज या स्किल सेट्स को लेकर, तब आप कोई भी फील्ड में ग्रो नहीं हो पाओगे फ्यूचर में। तो अब आपका दूसरा असाइनमेंट ये रहेगा कि अपने आप को समझो, खुद समझिए कि आप में क्या ऐसी चीज नहीं है जो दूसरों में है, या आप अगर सोचते हो कि मैंने R&D फ्यूचर करना चाहिए तो आर में कौन से स्किल सेट्स लगते हैं, और उस स्किल्स सेट्स को ध्यान। तो करियर डिसीजन, बहुत ये टर्म सुना होगा। तो करियर डिसीजन ये है, बेसिकली आपको एक करना होता है, आपको करियर ऑप्शन होते हैं और सेल्फ इवैल्यूएशन करना होता है, कहते हैं, या करियर में कैसे करियर अपना बनाओ, या करियर काउंसलिंग में भी जो बताया भी, ये तीनों चीजों को फोकस करके ही बताया जाता है। और चौथी नहीं, जब आपको ये तीन चीजें क्लियर हो गई, आपने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, करियर ऑप्शंस आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के हिसाब से क्या है आपके पास अवेलेबल, अब आपको जब पता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है, तो आपने एक प्लान बनाना है, और प्लान बनाने के बाद लास्ट स्टेप आती है एक्शन लेना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज करियर काउंसलिंग, राइट। तो आपने सेल्फ इवैल्यूएशन के तरफ अब आप ध्यान देना। सेल्फ इवैल्यूएशन में मैंने जैसे कहा कि हर एक बंदा अलग है, हर एक पर्सन, तो आपको अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। जनरली सेल्फ इवैल्यूएशन ओवरलैप होते हैं चार चीजों में: स्किल्स, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी स्टाइल एंड द करियर वैल्यूज। मीन्स आप में कुछ स्किल्स ऐसे होंगे जो आपको बचपन से हैं आप में, आपने उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं की है, कोई क्लास नहीं लगाया या किसी डिस्कस नहीं किया या बात नहीं की है, बट ये आपको इनहेरिटेड स्किल्स हैं और वो उसमें आ चुके हैं।
दूसरा आता है इंटरेस्ट। बहुत बार हमें इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, जैसे कोई सब्जेक्ट चॉइस जब आता है इन्फॉर्म करने में, तो मुझे एक फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं इसी में मेरा करियर बनाना चाहूंगी, इससे रिलेटेड फील्ड में। तो ये इंटरेस्ट की बात। पर्सनालिटी स्टाइल। अब पर्सनालिटी स्टाइल में ऐसा आता है कि मुझे से फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। अब घूमना पसंद है, लोगों से बात करना मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए शायद मार्केटिंग या सेल्स ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, या एकेडमिक्स ये मेरे लिए अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जनों से मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो मेरे पर्सनालिटी या को सूट करता है। सिमिलरली मुझे घूमना पसंद है, तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज या कोई वर्कशॉप्स या रिफ्रेशर कोर्स में मैं जा सकती हूँ। अगर मुझे सेल्स है तो सेल्स में मैं घूम घूम सकती हूँ। सो दिस इज माई पर्सनैलिटी स्टाइल। ओके, बट अगर मैं जबरदस्ती मुझे ये चीजें पसंद नहीं है और मैं मार्केटिंग चूज कर लेती हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेट फील करना शुरू करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है, न ही मुझे घूमना बिल्कुल भी पसंद है। बट अब मजबूरी के वजह से अगर आप कहते हो कि मैं मार्केटिंग में चली गई हूँ, तो आप देखोगे कि आप बिल्कुल भी वो लाइफ आपका एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, एंड देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग विच यू डोंट एंजॉय, क्योंकि फिर हर मोमेंट आपका स्ट्रेसफुल होगा, हर समय आपको एंजाइटी रहेगी उस समय की। हम समय की बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आप कोई चीज एंजॉय करते हो तो आपको समय कैसे बीता आपको पता नहीं चलता है, बट अगर आप कोई चीज एंजॉय नहीं करते हो तो बहुत बड़ा फेज हो जाता है ये समय का। तो आपको अपनी पर्सनालिटी स्टाइल समझना जरूरी है। उसके बाद आता है करियर या कोर वैल्यूज। अब वैल्यूज यानी क्या? जैसे अब मैं कुछ चीज ऐसे पकड़ूंगी, मेरी वैल्यू ऐसी है कि मैं किसी को ब्राइब नहीं करूंगी कुछ भी हो जाए, ये मेरी एक वैल्यू सिस्टम है। अब इस वैल्यू सिस्टम में मैं ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज में कहाँ फिट होती हूँ? अगर मैं कहूँ कि मुझे आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना स्किल इवेल्युएशन करोगे, सेल्फ इवेल्युएशन, कि आप में कौन से स्किल सेट्स हैं जो इनहेरिटेड हैं, फिर आपने डिसाइड किया है कि मैंने प्रोडक्ट में जाना है तो उसमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, उसमें से नेचुरल आप में जो है बहुत अच्छा है, जो नहीं है सीखनी है, तो यू हैव टू नोट डाउन व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज आई विल रिक्वायर टू मूव इनटू मैन्युफैक्चरिंग एरिया। और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो स्किल सेट्स आपको एनहांस करने पड़ेंगे। सिमिलरली इज विद द इंटरेस्ट, सिमिलरली इज विद द पर्सनालिटी, सिमिलरली इज विद योर वैल्यू सिस्टम। सो ये जब आप अपने आप को समझ लेते हो, आप अपने प्रोफेशन को भी समझ चुके हो, तो अब ये जो जर्नी होती है ये बहुत आसान हो जाती है। तो आपने अपने सेल्फ इवेल्युएशन कर लिया है, आपने आपके करियर ऑप्शंस को भी ढूंढ लिया है, अब आपको इसको रीच करने में आसानी हो जाती है। बट रीच करते समय तीन चीजों का फिर से ध्यान रखना कि उस जॉब में या उस एरिया में आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, और आपको कौन से स्किल सेट्स आने जरूरी होंगे। तब ये जो जर्नी होगी आपकी सक्सेस की, ये बहुत आसान हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। वैल्यूज की जो मैंने आपको बात की, तो ये वैल्यूज होते हैं कुछ, जैसे अचीवमेंट्स हैं, फिर इंडिपेंडेंस है, रिकॉग्निशन है, रिलेशनशिप है, सपोर्ट है, वर्किंग कंडीशन है, जोग्राफिक लोकेशन है। जोग्राफिक लोकेशन भी एक वैल्यू सिस्टम हो सकती है कि नहीं मुझे मुंबई में नहीं रहना है, ये मेरा एक वैल्यू सिस्टम था, सो आई लेफ्ट मुंबई। मैंने 2 साल जॉब किया बट मैंने छोड़ दिया मुंबई। मेरा प्रोफाइल इतना नहीं बैठ रहा था। तो वैल्यू सिस्टम, कुछ वैल्यू सिस्टम्स मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल करके बताया है। किसी को होता है सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फैमिली का सपोर्ट, तो वो चाहते हैं कि नहीं मैडम मैं नागपुर नहीं छोड़ सकता, मैं मेरे मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। सो दैट बिकम्स अ वैल्यू सिस्टम। और फिर उस हिसाब से आपको सोचना है कि फिर आपके प्रोफेशन में आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, फिर इस अपॉर्चुनिटीज में मुझे कौन से स्किल्स लगेंगे, हार्ड स्किल कौन सी लगेगी, यानी मैंने कोर्स कौन सा लेना चाहिए मेरे ग्रेजुएशन के बाद, और सॉफ्ट स्किल्स कौन सी लगेंगी वो अपॉर्चुनिटी के लिए। सो इस तरीके से जब आप इसको इंटरलिंक करके सोचोगे, तो यू विल फाइंड दैट योर जर्नी बिकम्स वेरी सिंपल, राइट।
हर एक बात आपने ध्यान रखनी चाहिए कि करंट की क्या डिमांड है। खैर अभी तो आप जॉब में नहीं जाने वाले हो, आपको 4 साल है, 2 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। और हमारी फार्मा इंडस्ट्री तो बहुत डायनामिक फील्ड है, हमेशा चेंज होती रहती है, हर 6 महीने में चेंज होती है, तो इसके बारे में तो फिलहाल नहीं आपको सोचना है। अब जब ये सब हो जाएगा तब आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि decide what fits with you depending on what are the pros and cons, who are you, and what you want in life, and use the smart system to achieve it. This is what I actually wanted to communicate with you. ये स्लाइड को मैंने फिर से रेसिप्रोकेट किया कि समय हमारे पास कम है, सबके पास इक्वल है। अब हमारा अनलॉक पीरियड शुरू हो चुका है, तो इस अनलॉक पीरियड में हमने क्या करना चाहिए। ये जो 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो 4 साल का फेज है, ये बहुत क्रूशियल है। 2 साल आपने कुछ नहीं सोचा, बहुत अच्छी बात है, कुछ सोचा होगा और भी अच्छी बात है, बट अब आपने सोचना शुरू करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप फार्मेसी में आए, ये क्यों आए। चलो ठीक है, किसी एक्सीडेंटली आप आ गए यहाँ पे, बट अब आपका ये फ्यूचर है, तो नेचुरली अब आपने सोचना शुरू करना चाहिए 2 साल बाद कि मैंने कहाँ तक इस फील्ड में जाना है, बिकॉज इट इज सच अ वंडरफुल फील्ड दैट द स्काई इज द लिमिट। आप कोई भी हद तक इस फील्ड में जा सकते हो, कितने भी, अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे तो भी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर 1 करोड़ पर ईयर के ऊपर जा सकती है। सारे क्लासमेट हैं जिनकी सैलरी आज 1 करोड़ के ऊपर है इस साल में, राइट। सो इवन जॉब में भी सैलरी या पैसा इज नॉट एन इशू, एंटरप्रेन्योरशिप में तो कोई इशू ही नहीं है। आप इतना पैसा कमा सकते हो, इतना नाम भी कमा सकते हो, तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके लिए समय दोगे और सोचना शुरू करोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे सुनने के लिए अपना वक्त दिया। दोपहर के वक्त जो शायद आपके सोने का वक्त होगा, या चैट करने का वक्त होगा, या कुछ नई चीज करने का वक्त होगा, उस समय आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को प्रेजेंट करने की, या मेरी बात आपको रखने के लिए, या मेरी बात आपके सामने रखने के लिए। ये केवल मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। एंड now Govind sir is there. Yes, ma'am. Thank you. I would like to thank you, ma'am, first for selecting such a topic which makes the students more enthusiastic in this lockdown period, because all of we are aware about what to do, how to do, and when to do. You very well said that we have, all of us have a 24-hour time period, and it ups to you. That means how you are going to utilize this 24-hour time period, because it is same for each and every human being. So thank you once again, ma'am. If anyone having any question or query, you can unmute Thank you so yourself much. and you can interact with the ma'am. प्लीज किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए। प्लीज feel free to ask. Is there any problem to unmute yourself? Atharva, you can unmute yourself. Is this possible to you to unmute yourself? First of all, ma'am, thank you. It was a great session, and some of the concepts like utilizing your time was actually my personal was a really good session for me. I have no doubts because ma'am explained it really well, and that's it. Thank you, Atharva. Thank you so much. Anybody else?
You can unmute yourself. चलो सर, शायद किसी का कोई question Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful session. Thanks a lot. So, thank Thanks a you. lot. Thank you all the students for kind listening. Thank you. See you